लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर 2 फिनिश कर चुके हैं पूरा। अब इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का एक फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे और उसी के साथ साथ इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। उससे पता चलेगा कि यस हमने चैप्टर 2 पढ़ा है तो कितना हमें उसका आइडिया है, कितना हमें उसकी जानकारी है, हम आंसर उसका देने का कैपेबल है या नहीं है। इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट भी पढ़ाया था आपको। चैप्टर फर्स्ट में जब उसको फिनिश किया था तो उसका रिवीजन लिया था, तब मैंने कुछ बातें बताई थी, उस बातों को मैं वापस दोहराना चाहता हूँ कि जब भी आप चैप्टर को पढ़ेंगे, जब भी आप रिवाइज़ करेंगे, तो उसकी ऐसी हमेशा प्लानिंग रखें कि जब भी आप उसको रिवीजन करें तो वो 1 मिनट में रिवाइज़ हो जाना चाहिए। इसमें लगभग 75 पेजेस है समथिंग, तो जब आप इसको रिवीजन करें तो 75 पेजेस में 75 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसकी ये ट्रिक होती है कि साइड में आप कुछ हाथ से ही लिख दीजिए कि बस ये इतना सा कुछ लिख दीजिए कि बस, जैसे कि इसमें सप्लाई वर्ड मीनिंग है, एक फैमिली की डेफिनेशन है तो उसमें साइड में कुछ लिख दिया। इस तरीके से साइड साइड में आप लिखते जाइए ताकि जब भी आप रिवीजन करें केवल उस पर ध्यान रहेगा और फास्ट ट्रैक में आपका काफ़ी बार रिवीजन हो पाएगा। जितनी बार रिवीजन होगा उतना ही आपको बेहतर होगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम जब आप देंगे तो जितनी बार रिवीजन होगा आपका कॉन्फिडेंस उतना होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर 2 को, सप्लाई अंडर जीएसटी का रिवीजन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इसके अंदर टैक्सेबल इवेंट किसको डिसाइड किया है। तो टैक्सेबल इवेंट इसमें डिसाइड किया है सप्लाई को। पहले अलग अलग एक्ट होते थे, सर्विस टैक्स होता था, एक्साइज होता था, एक्साइज में मैन्युफैक्चरिंग पे होता था, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते थे कि ये प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है, कब उस पर लगेगा टैक्स। तो इस तरह के काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। जीएसटी के अंदर केवल सप्लाई वर्ड को कर दिया गया है कि सप्लाई के ऊपर को उसको टैक्सेबल इवेंट माना गया है। ठीक है, देन आफ्टर हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। गुड्स क्या होता है, गुड्स की डेफिनेशन थी कि जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन मनी और सिक्योरिटीज़ की, वो गुड्स कहलाती है। बट इसमें शामिल होते हैं एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स होती है, थिंग्स होती है, अटेस्ट टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू सर्व बिफोर सप्लाई अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल वो होता है जिसके बिहाफ पे एजेंट गुड्स सप्लाई करता है या सर्विसेज सप्लाई करता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, जो भी इसने गवर्नमेंट ने नोटिफाइड की है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। फैमिली का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर स्टार मार्क कर लीजिए। फैमिली का डेफिनेशन ये है कि स्पाउस है चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, उसके पति पत्नी दोनों रहेंगे, इसके अलावा उनके बच्चे रहेंगे, इसके अलावा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर तभी रहेंगे जब वो डिपेंडेंट रहेंगे मेनली और होली। ओके, स्पाउस और चिल्ड्रन अगर डिपेंडेंट है या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर तभी उसमें शामिल होंगे जब वो ओनली और मेनली डिपेंडेंट हो। ओके, बिजनेस का हमने डेफिनेशन देखा था, ट्रेड, कॉमर्स, इस तरीके इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशन दी हुई है। इसके अलावा लोकल अथॉरिटी में पंचायत होता है, म्यूनिसिपलिटी होता है, म्यूनिसिपल कम्युनिटी होती है, जिला परिषद होता है, कंटेनमेंट बोर्ड होता है, रीजनल काउंसलिंग होता है, डेवलपमेंट बोर्ड होता है, रीजनल काउंसलिंग, ये हमने डेफिनेशन पढ़ा था। कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन होता है कि कोई भी पेमेंट किया है या किया जाना है, मनी में किया जाना है या अदरवाइज किया जाना है, सप्लाई ऑफ गुड्स के रिलेशन में किया जाना है, सर्विस के रिलेशन में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंसिडरेशन होता है। बट इसके अंदर एक चीज़ शामिल नहीं होती, जो सब्सिडरी गवर्नमेंट देती है वो इसके अंदर शामिल नहीं की जाती है। इसके अलावा आपने कोई एक्ट को फोरबेंस किया है, कुछ एक्ट करने से मना किया है, तो उसके भी बदले में अगर कोई कंसिडरेशन दिया जा रहा है तो उसे भी कंसिडरेशन माना जाता है। ठीक है, बट कोई आपने डिपॉजिट दिया, जैसे कि रेंट के लिए कोई डिपॉजिट देता है, इस तरीके से कोई डिपॉजिट देता है, तो उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाता है जब तक कि वो उसके लिए वो अप्लाई नहीं कर दिया जाए, उस सर्विस या गुड्स के लिए अप्लाई नहीं कर दिया जाए, उसको तब तक कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। एक्शनेबल क्लेम पढ़ा था कि मीन्स अ क्लेम टू एनी डेप अदर देन डेप सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और इमूवेबल के अलावा जो क्लेम होते हैं उसको एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है कि एक अलग तरह का प्रोडक्ट बनना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि कोई लकड़ी है, उस लकड़ी है उसका हमने फर्नीचर बना दिया, उसका कोई चेयर बना दी, तो एक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेसिंग होना चाहिए जिससे एक नए प्रोडक्ट की उत्पत्ति हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। मनी का मतलब क्या, लीगल टेंडर है, फॉरेन करेंसी है, चेक, प्रोमिसरी नोट, बीआर, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, तो इस तरीके की जो चीज़ है मनी कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा टैक्सेबल सप्लाई, जो कि टैक्सेबल है अंडर इसके एक्ट के अंदर, उसको टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं। टेरिटरी जो डिफाइन की गई है,
सेक्शन 2 सबसेक्शन 109 में जो टेरिटरी डिफाइन की गई उसको टैक्सेबल टेरिटरी बोलते हैं। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज होती है जो भी अदर देन गुड्स के अलावा होती है उसको सर्विसेज बोलते हैं। सप्लायर क्या होता है? सप्लायर होता है जो सर्विसेज देता है या गुड्स देता है उसको सप्लायर बोलते हैं। रेसिपिएंट क्या बोलते हैं? जब उसकी जो कंसिडरेशन होता है उसको देने की उसकी लाइबिलिटी आती है उसको सप्लायर रेसिपिएंट बोलते हैं। जब कोई कंसिडरेशन नहीं देना जाना हो, कोई कंसिडरेशन नहीं देना है मगर उसको गुड्स या सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं तो उसको रेसिपिएंट कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा था पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन की डेफिनेशन में देखा था कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म्स, एसोसिएशन पर्सन, कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल स्टेट, इस तरीके की लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ट्रस्ट, ये सब पर्सन की डेफिनेशन कहलाते हैं। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई जो है सेक्शन 7 पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई का। ठीक है, तो क्या होता है सप्लाई का डेफिनेशन? क्या होता है? कोई भी आपने सेल किया है, सेल मतलब जो सिंपली सेल होता है जिसमें टाइटल ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफ़र हुआ एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, कोई भी गुड्स सेंड किया तो ट्रांसफ़र हो गया। बार्टर हो गया। बार्टर मतलब जो जैसे आप पुराने ज़माने में चलता था कि नाई के यहाँ गए या कटिंग किया तो उसको भी कुछ 1 किलो अनाज दे दिया। एक्सचेंज जैसे कि आप पुरानी कार कुछ लेके गए, उस आपने उसको पुरानी कार दी और बदले में जो भी बैलेंस था उस आपने उसको कैश दे दिया तो इसको एक्सचेंज बोल देंगे। कोई लाइसेंस दिया, रेंटल लीज दिया, तो ये हो जाएगा आपका सप्लाई का डेफिनेशन। ठीक है, सप्लाई की जो डेफिनेशन है इंक्लूसिव है, इसका ब्रॉड मीनिंग है। ठीक है, इसके अलावा इंपोर्ट कर रहे हो आप सर्विसेज, इंपोर्ट अगर आप कोई सर्विसेज कर रहे हो वो फर्दरनेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सप्लाई मानते हैं। इसके अलावा शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज़ डिफाइन की गई है, उनको अगर विदाउट कंसिडरेशन भी अगर होता है तो उसको सप्लाई मान लेते हैं। जैसे कि उसके अंदर रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सप्लाई की डेफिनेशन हमने पढ़ी। इसके अलावा शेड्यूल 3 क्या है? एक नेगेटिव लिस्ट है। इसके अलावा शेड्यूल 3 की जो है वो नेगेटिव लिस्ट है, उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ है उनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं ना उनको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। तो इसमें एनालिसिस किया था कि उसमें कि ये जो डेफिनेशन है वो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, उसका ब्रॉड मीनिंग उसके अंदर किया गया है। तो उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो थे कि सप्लाई होना चाहिए गुड्स या सर्विसेज का होना चाहिए। ओके, सप्लाई कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए और फर्दरनेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फर्दरनेंस ऑफ बिजनेस का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमने एक कार खरीदी। ठीक है, कार खरीदी थी, पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी थी। जब उसको बेचने गए तो ऐसा नहीं होगा कि हमने पर्सनल उसको भी बेची तो हम भी जीएसटी लगा के देखें, क्योंकि वो फर्दरनेंस ऑफ बिजनेस नहीं था। तो इसलिए इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया, सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस बिजनेस, बिजनेस में के लिए फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में यूज़ होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ये सब कुछ हमने कवर कर चुके हैं अभी तक। इसके बाद इसमें सेल एंड ट्रांसफ़र का डेफिनेशन दिया है जो मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि सेलर ने 100 रुपये का कोई पेन दिया आपको। ठीक है, तो उसके बाद वो उसका हो जाता है, तो ये ट्रांजेक्शन सेल का होता है। इस तरह से काफ़ी एग्जांपल दिए, इसमें कार का एग्जांपल दिया हुआ है। डॉक्टर हेयर कट करवाने जाता है, उसको फिर मेडिकल कंसल्टेंसी देता है, तो ये जो बार्टर का एग्जांपल दिया हुआ है। लाइसेंस, लीज और डिस्पोजल वाले जो डेफिनेशन है आपको ऊपर बता ही चुका हूँ मैं। सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन, सप्लाई में कंसिडरेशन मस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें और आगे देख लेते हैं कि डोनेशन मिला है किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को इंडिविजुअल डोनर से विदाउट क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो मतलब समथिंग फॉर समथिंग। ओके, अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है, उसको भी कोई भी उसको डोनेशन मिला है, उस डोनेशन के बदले यदि उसने कुछ किया है, कुछ उसकी सर्विसेज दी है, जैसे कि उसका कोई एडवर्टाइजमेंट कर दिया, उसके बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तब तो कंसिडरेशन कहलाया जाएगा। बट उसने उसका कोई एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से नहीं किया, बस ऐसा लिख दिया कि एस अग्रवाल कोई भी परिवार है या कोई भी इस तरीके से कि हाँ इन परिवार की तरफ से सप्रेम भेंट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उसने इस तरीके से कोई एडवर्टाइजमेंट किया है तो वो
सर्विस सप्लाई कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और एग्जांपल, इसमें जो सर्कुलर आया था उसमें क्या था कि आर्ट वर्क जो होते थे आर्टिस्ट, वो गैलरी में एग्जीबिशन के लिए रखते थे। ठीक है, तो वो सप्लाई नहीं कहलाएगा। जब वो गैलरी से आगे जब सेल होगा तब वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा है कि इसमें सप्लाई शुड भी कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस की जो डेफिनेशन हमने देखी हुई है, इसमें सब कुछ यहाँ पे भी डेफिनेशन इन्होंने पूरा लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। फिर इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कार वाला की पर्सनल यूज़ के लिए कार करता था जब, तो वो जब कार डीलर को देगा तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल था कि एक मनी मंडिका है, उसने गोल्ड बेंगल्स लिए हुए थे पर्सनल यूज़ के लिए। जब उसने गोल्ड बेचे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो फर्दरनेस ऑफ बिजनेस नहीं है। इसके अलावा हमने ऊपर देखा था कि इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर आर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। जैसे मेरा कोई रेसिडेंशियल हाउस मुझे बनाना है, तो मैंने अमेरिका से कोई इंजीनियर है उसकी मैंने सर्विसेज लिए, तो ये मैंने पर्सनल पर्पस से लिए, बिजनेस के नहीं लिए, तो भी इसे सप्लाई माना जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि एक्टिविटीज़ शेड्यूल 1 देखेंगे, जिसमें एक्टिविटीज़ विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माने जाएगा, इसको बोलेंगे डीम्ड सप्लाई भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल फर्स्ट। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वो क्या होता है, इसमें परमानेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर डिस्पोज कर देते हैं बिजनेस असेट को, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। अगर कोई परमानेंट ट्रांसफ़र हुआ है या डिस्पोजल हुआ है बिजनेस असेट का, जब उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी अवेल कर रखी है, तो उसे माना जाएगा डीम्ड सप्लाई। अगर उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिए तो उसे डीम्ड सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है। अगर सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का रिलेटेड पर्सन में, अगर रिलेटेड पर्सन में गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन भी उसको सप्लाई मान लेंगे। ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स इसमें थर्ड कि प्रिंसिपल से एजेंट में सप्लाई हो रहा है या एजेंट से प्रिंसिपल में सप्लाई हो रहा है, तो इसे भी सप्लाई मान लेंगे। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था पूरा काफ़ी डिटेल में। इसमें हम आगे आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक और हम देख लेते हैं कि डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन कौन कौन होंगे। एक फैमिली वाला हमने डेफिनेशंस पढ़ी चुका है, वो रिलेटेड होंगे। इसके अलावा जैसे ऑफिसर से डायरेक्टर है, एक दूसरे के बिजनेस में लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है। ठीक है। कोई एक दूसरे के बिजनेस में कंट्रोल कर रहा है, इस तरीके से हमने डेफिनेशंस पूरी पढ़ी थी। इसके अलावा इसमें हम आगे बढ़ जाते हैं। इसमें ये था कि एक ब्रांच आपकी दिल्ली में है, एक ब्रांच वेस्ट बंगाल में, तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन है दोनों का, राइट। तो ये दोनों जो कहलाएगी वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगी। जब दिल्ली से वेस्ट बंगाल की ब्रांच में आप जब भी कोई गुड्स देंगे या कोई सर्विसेज देंगे तो इस पर सप्लाई माना जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन होगा तो भी इसे सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि दे आर रिलेटेड पर्सन। एक इसमें एक और एग्जांपल देखा था कि एक महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, और उत्तराखंड का है वो अनरजिस्टर्ड है क्योंकि लिकर शॉप पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। तो ये अगर रेस्टोरेंट से कुछ इसमें कोई गुड्स आता है तो इसे सप्लाई माना जाएगा क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। इसके अलावा लखनऊ में कोई शोरूम है और दिल्ली में इसका कोई लखनऊ में कोई फैक्ट्री है और दिल्ली में शोरूम है, तो इसमें कोई स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको डीम सप्लाई माना जाएगा क्योंकि ये अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है। तो काफ़ी हमने एग्जांपल देखे थे। इसके अलावा कोई लखनऊ में फैक्ट्री है और कानपुर में उसका शोरूम है, ये जो रजिस्ट्रेशन है सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, यूपी में अलग अलग कोई रजिस्ट्रेशन उसका नहीं लिया हुआ है, तो उसे जो है इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है।
हाँ, इसके अलावा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भी रिलेटेड मानते हैं, बट इसमें 50,000 की अगर कोई गिफ्ट देता है एम्प्लॉय तो उसे टैक्सेबल नहीं मानते, टैक्सेबल नहीं, सॉरी, उसे सप्लाई नहीं मानते, तो सप्लाई नहीं मानेंगे तो उसे टैक्स भी लगेगा। ओके, और कुछ परक्विजिट देता है एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉय के रिलेशन में कोई परक्विजिट देता है, इस तरीके की चीज़ें, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्रेस रिलीज द्वारा तैयार इसको रिलीज़ किया है कि उस पर कोई भी उससे सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उस रिलेशन में दिया हुआ है, एम्प्लॉय के रिलेशन में दिया हुआ है। इसके बाद हम प्रिंसिपल एजेंट में देख लेते हैं कि सॉरी, जब भी प्रिंसिपल से एजेंट में अगर कोई गुड सप्लाई होता है विदाउट कंसिडरेशन तो उसे सप्लाई मान लिया जाता है। इसे भी काफ़ी डिटेल में देखा था हमने। इसमें कुछ दो तीन हम बातें इसमें देख लेते हैं कि जब इनवॉइस होती है फर्दर सप्लाई इज़ बीइंग इशूड बाय द एजेंट इन हिज नेम, देन एनी प्रोविजन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट वुड फॉल विद इन दिस। इनवॉइस जो हो रहे हैं फर्दर सप्लाई एजेंट के नेम में हो रहा है तो उसे क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। मगर इनवॉइस जो इशू हो रही है एजेंट को कस्टमर के नाम में इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल के नेम में इशू हो रही है तो उस पर ये वाला जो पैरा है एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई गुड्स जो है अगर वो प्रोक्योर कर रहा है एजेंट उसके खुद के नाम में, फिर देन आफ्टर प्रिंसिपल को दे रहा है तो उसमें भी एजेंट वाला ये रिलेशनशिप लग जाएगा, पैरा 3 लग जाएगा और उस पर उसे सप्लाई मानेंगे। इसमें फिर हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे थे, काफ़ी इसको क्लियर कर लिया था। इसके अलावा डीएसए के बारे में देखा था हमने कि डीएसए की क्या क्या सर्विसेज होती है। डीएसए मेनली वो भी एजेंट ही होता है, बट डीएसए का क्या होता है कि पेमेंट की जो उसकी गारंटी होती है वो भी उसमें कवर करता है। तो इसमें कुछ इश्यू थे कि वेयर अ डीसीए फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ एजेंट अंडर फेरा 3 ऑफ द शेड्यूल ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो उसमें दो सिनेरियो थे, इसमें सर्कुलर जो आया था उससे क्लेरिफाई किए थे कि इन केस वेयर द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज इशूड बाय द सप्लायर टू द कस्टमर आइदर हिमसेल्फ आर थ्रू डीसीए, द डीसीए डज नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ कस्टमर। अगर जो इनवॉइस है सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज की, ठीक है, बाय द सप्लायर, जो भी सप्लायर है वो कस्टमर को दी जा रही है, या तो खुद के द्वारा दी जा रही है डीसी के द्वारा, तो इसमें डीसी एजेंट की जो है उसके पेरा में वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, बट अगर इस केस में अगर इनवॉइस फॉर द सप्लाई गुड्स इज इशूड बाय डीसीए इन हिज ओन नेम, अगर डीसीए उसके खुद के नेम में इशू कर रहा है तो वो उसके डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है आपको। वो इसमें काफ़ी सारे हमने इसमें कुछ इसके जो क्लेरिफिकेशन थे, काफ़ी सारे नोटिफिकेशन थे, हमने पढ़े थे पूरे। इसके अलावा हमने देखा था कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हमने इसमें अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं हम, ठीक है, तो import of service by a person from a related person or his establishment located outside India without consideration in the course of furtherance of business shall be treated as supply। तो import कोई कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं import, ठीक है, वो किससे होना चाहिए, रिलेटेड पर्सन से होना चाहिए, और उसका कोई इस्टेब्लिशमेंट है लोकेटेड आउटसाइड इन इंडिया उससे होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होना होगा तो, और अगर वो फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में होगा तो भी उसे सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि वो रिलेटेड पर्सन से होना चाहिए या इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से होना चाहिए। सेकंड, वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, बिजनेस में यूज़ होना चाहिए, तो ही उसे सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्लेरिफिकेशन थे, सेल्स प्रमोशन स्कीम जो थी उसके कुछ क्लेरिफिके देखे थे हमने, जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री थे, तो वो उसमें ऐसा बोलते हैं कि वो दो गुड्स का एक ही प्राइस माना जाता है उसको। ठीक है, फ्री सैंपल्स दे दिए, गिफ्ट दे दिए। एक्टिविटीज़ ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में आगे हम देख लेते हैं। अब इसके अंदर कुछ डिफाइन की गई है एक्टिविटीज़ ट्रांजेक्शन्स, जो डिफाइन किए गए कि इस तरीके ट्रांजेक्शन्स को हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और इस तरीके के
जो ट्रांजेक्शन्स है उनको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स हैं उनको डिफाइन किया गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके इसमें, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि कोई ट्रांसफ़र हो रहा है टाइटल इन गुड्स में का, ठीक है, जैसे कि शिवाजी है सेल्स रेडीमेड गारमेंट्स टू द कस्टमर, उसने रेडीमेड गारमेंट्स उसके जो है वो कस्टमर्स को सेल कर दिए, ठीक है, तो कस्टमर को सेल कर दिया तो क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। कोई जो गुड्स है उसको सप्लाई तो किया है मगर उसका जो टाइटल है उसको सप्लाई नहीं किया है, उसको जो टाइटल है उसको नहीं दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे कि इसे जो एग्जांपल दिया उसमें उसने मशीनरी तो उसको दी है और उसका टाइटल नहीं दिया है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहेंगे। इसके अलावा कोई सप्लाई जैसे हायर परचेज के लिए दिया है कि फ्यूचर में उसको वो गुड्स ट्रांसफ़र हो जाएगा उसका टाइटल, तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं लेंट और बिल्डिंग से रिलेटेड है, कोई भी उसका लीज़ किया है, टेनेंसी किया है, कुछ लाइसेंस दिया है ऑक्यूपाइड टू लेंट, तो इस तरह की जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहते हैं। इसमें कोई बिजी मार्केट में उसका कोई शॉप था, उसके उसने कमर्शियल था या इंडस्ट्रियल था, रेजिडेंशियल था, इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी लीज पे दी तो उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। कोई ट्रीटमेंट, इसमें थर्ड पॉइंट है ट्रीटमेंट और प्रोसेस किया, कोई भी किसी के गुड्स पे ट्रीटमेंट किया है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल की इसमें जो दिया हुआ एग्जांपल कि इस पर हमने इसको कपड़े दिए और उसने इसको डाई करके दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस असेट, कोई गुड्स हो रहा था फार्म आपका बिजनेस असेट का कोई गुड्स था, उसको डिस्पोज कर दिया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। और कोई गुड्स था बिजनेस असेट्स में था, उसको कोई प्राइवेट यूज़ में कर दिया आपने या अदर देन बिजनेस पर्पज़ में यूज़ किया, तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। इसके अलावा गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ असेट आर एनी बिजनेस बाय ऑन पर्सन हु सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन, कोई पर्सन था वो सीज हो गया, मतलब वो अब टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, तो जो भी उसके पास स्टॉक बचा हुआ था उसको क्या मान ले जाएंगे कि डीम टू बी सप्लाई मान लेते हैं उसको, और सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं उसको, ठीक है। बट इसमें एक्सेप्शन है कि अगर कोई गुड्स एज अ गोइंग कंसर्न वन पर्सन से अनदर पर्सन पे ट्रांसफ़र हुआ है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा, या उसके रिप्रेजेंटेटिव ने लिया है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। रेंटिंग दिया, और रेंटिंग अब पता ही है सबको कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलते ही, कमर्शियल दिया है, कोई रिलीजियस प्लेस को दिया है, कोई एजुकेशन प्लेस को दिया हुआ है प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, कम्प्लेक्स सिविल स्ट्रक्चर, तो इसमें अगर पूरा कंप्लीशन हो जाता है उसके बाद सेल करते तो सेल ऑफ गुड्स बोलते हैं, उसके पहले अगर कुछ कंसिडरेशन मिलता है उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। कोई आपने टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र किया है और परमिटिंग किया है कि यूज़ आप प्रॉपर्टी के राइट्स कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। कोई भी आपने डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है, प्रोग्रामिंग किया है, कुछ अपडेशन किया, आईटी रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर कुछ किया है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। इसके अलावा जैसे कि कोई केबल ऑपरेटर के इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है कुछ इसमें एक सॉरी अगर कुछ आपने किसी भी चीज़ को करने से आपने मना कर दिया है, रिफ्रेन कर दिया है, तो उसे क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। कि जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे केबल ऑपरेटर है, उसने एग्रीमेंट किया दूसरे केबल ऑपरेटर से कि भैया मैं इसमें आपके जो एरिया है उसमें मैं दखल नहीं दूंगा, तो इस तरह की जो उसने कंसिडरेशन लिया तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे उसके लिए। ट्रांसफ़र राइट टू यूज़ एनी गुड्स एनी पर्पस, हमने कोई राइट दिया है उसे गुड्स यूज़ करने का, तो इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज को क्या बोला है, इसमें सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला, जैसे कि कंस्ट्रक्शन करता है, कोई फैब्रिकेशन का काम करता है, इरेक्शन करता है, इंस्टॉलेशन करता है, तो इसको क्या बोला है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला है। सप्लाई कर रहा है कोई गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन टू द मेंबर्स को कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो इससे क्या बोलेंगे, सप्लाई गुड्स बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने टेनेंसी राइट्स देखा था कि टेनेंसी राइट्स क्या होता है, जो पगड़ी सिस्टम होता है, तो जब इसमें टेनेंसी राइट्स ट्रांसफ़र होता है तो उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था शेड्यूल 3 नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी, मतलब नेगेटिव सप्लाई, मतलब इस पे जब भी गुड्स और सर्विसेज का जो भी सप्लाई होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है इसमें, एक तो नॉन सप्लाई जो लिस्ट की गई शेड्यूल 3 में, नोटिफाइड की हुई है
वो आ जाएगी। इसके अलावा उसमें आ जाएगा जो भी क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है वो आ जाएगा। तो क्या क्या थी, जब एम्प्लॉयर के रिलेशन में कोई भी सर्विसेज देता है तो उसे हम बोलेंगे नॉन सप्लाई। ठीक है, जैसे कि कैजुअल वर्कर भी है तो उसको नॉन सप्लाई मानते हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वाले लोगों के पास होते जो अनस्किल्ड टाइप के हैं या स्किल टाइप के जो है कुछ और अलग अलग टाइप के उनके यहाँ लोग होते जो डेली वर्कर भी होते, तो उनको जो माना गया है वो एम्प्लॉय माना गया है, मतलब सॉरी नेगेटिव लिस्ट में उसमें शामिल है। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हैं तो उसको भी इसी में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो कोर्ट सर्विसेज दे रही है या ट्रिब्यूनल जो सर्विसेज दे रहे हैं उसको जो माना है उसको नेगेटिव लिस्ट इसमें डिफाइन किया गया है। जो भी पार्लियामेंट मेंबर्स है, पार्लियामेंट के पंचायत के मेंबर्स है, म्यूनिसिपलिटीज़ के मेंबर्स है, तो उसको जो भी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं वो उसको एग्जम्प्ट है नेगेटिव लिस्ट में शेड्यूल। इसके अलावा जो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, स्पीकर है लोकसभा के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, तो ये जो भी सर्विसेज दे रहे हैं ये एग्जम्प्ट है नेगेटिव लिस्ट में। ठीक है, इस तरह के इसमें काफ़ी सारे दिए हुए हैं। इसके अलावा जो भी फ्यूनरल की एक्टिविटीज़ होती है इसमें सर्विसेज होती है इसको एग्जम्प्ट है। कोई भी सेल ऑफ लैंड अगर आप कर रहे हो तो एग्जम्प्ट है। एक्शनेबल क्लेम को एग्जाम किया हुआ है, बट अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गेमलिंग के अलावा जो भी एक्शनेबल क्लेम होते वो एग्जाम्प्ट है। अब इसके अलावा नॉन सप्लाईज कोई नोटिफिकेशन के द्वारा भी कुछ डिफाइन की गई, केवल 2 की गई है। जो भी फंक्शन परफॉर्म करती है पंचायत उसको किया गया है, और एक म्यूनिसिपलिटी जो फंक्शन परफॉर्म करती है उसको नॉन सप्लाई की डेफिनेशन में डाला गया है। इसके अलावा क्लेरिफिकेशन के द्वारा नॉन सप्लाई बताया है वो है ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। जब भी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि जो एल्कोहलिक लिकर का वो लाइसेंस प्रोवाइड करती है, तो जो ये लाइसेंस देगी वो नॉन सप्लाई के अंदर आता है। इसके अलावा इंटर स्टेट मूवमेंट्स होता है कन्वेंस का, जैसे ट्रेन है, बस है, ट्रक्स है, टैंकर्स है, वेसल्स, कंटेनर्स, जब ये गुड्स को कैरी कर रहे हैं या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाते हैं तो इसको एग्जम्प्ट है, इस पर नेगेटिव लिस्ट में इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा इंटर स्टेट मूवमेंट्स हो रहा है रिक्स का, टूल्स का, स्पेयर्स का, ऑल अदर गुड्स ऑन व्हील्स लाइक जैसे क्रेन्स होती है, तो इनके जो मूवमेंट्स है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, इसको नेगेटिव लिस्ट में। सप्लाई लेबल टू जीएसटी, तो सब जीएसटी कब लगेगा? जीएसटी जब लगता है जब वो दोनों टैक्सेबल जो पर्सन है वो टैक्स की श्रेणी में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका टर्नओवर ही नहीं है तो फिर उस पर टैक्स लगेगा नहीं। ओके, इसके अलावा अगर उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है, उसका मान लीजिए कि टर्नओवर मान लीजिए केवल 2 लाख है, और उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया जीएसटी में, तो भी उस पर जीएसटी लग जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या होता है? कंपोजिट होता है जब 2 या 2 से अधिक गुड्स को एक साथ बेचा जाता है, जबकि एक उसमें से प्रिंसिपल सप्लाई होता है, मतलब दोनों को अलग अलग नहीं बेचा जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट सप्लाई। और मिक्स सप्लाई जब बोलते हैं कि 2 या 2 से अधिक गुड्स या सर्विसेज को एक साथ बेचा जाता है, ठीक है, जबकि उनको अलग अलग भी बेचा जा सकता है। जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि आप एसी परचेस करते हो तो उसके साथ में इंस्टॉलेशन हो जाता है उसका, तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट सप्लाई। उसको जो एसी का जो सेल होता है उसको सर्विसेज के साथ ही बेचा जाता है। इसके अलावा जैसे होटल है, अकोमोडेशन के साथ ब्रेकफास्ट देते हैं, कुछ लॉन्ड्री सर्विसेज भी देते हैं, तो क्या हो गया? कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई में कैसे, जैसे टूथपेस्ट के साथ आपने कुछ ब्रश दे दिया, तो ये क्या हो गया? मिक्स सप्लाई हो गया। इसके अलावा जैसे कि साबुन है उसके साथ आपने कुछ ऑयल फ्री दे दिया, इस तरीके से मिक्स करके आपने कुछ कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्स बोलेंगे। कंपोजिट सप्लाई में जो टैक्स का रेट लगेगा वो किसका लगेगा? वो रेट लगेगा कंपोजिट में प्रिंसिपल जो भी आइटम रहेगा उसका रेट लगेगा। और मिक्स सप्लाई में किसका रेट लगेगा? मिक्स सप्लाई में आपको रेट लगेगा जिसका भी हाईएस्ट रहेगा। ओके,
जैसे कि मान लीजिए कि कुछ 5 kg का कोई डिटर्जेंट है, उसके साथ एक कुछ बकेट फ्री आ गई, तो दोनों में से जिसका रेट ज़्यादा रहेगा उसका इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस आंसर। अब इसके क्वेश्चन आंसर आराम आराम से बिल्कुल हम करेंगे, आपको पूरा चैप्टर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है, और आपको इम्प्लीमेंट होगा कि हमने जो पढ़ा है वो काफ़ी हमको पता है। तो आइए इसके हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। टेस्ट योर नॉलेज। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, मेघराज एंड कंपनी विशेष टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट्स विद इन पंजाब and in the neighboring state of Delhi and Haryana. Kindly state as to what is taxable event under GST and liable GST, UT-GST, IGST on the same. एक मेघराज एंड कंपनी है कोई सी, ठीक है, वो क्या करना चाह रही है, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है रेडीमेड गारमेंट्स की पंजाब के अंदर, इसके अलावा दिल्ली और हरियाणा के अंदर। तो वो बताना चाह रहे हैं कि टैक्सेबल इवेंट क्या होगा जीएसटी के अंदर और लियाबिलिटी क्या रहेगी। तो टैक्सेबल इवेंट क्या पढ़ा है हमने, टैक्सेबल इवेंट जो भी होता है जीएसटी में होता है सप्लाई होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला है, इसके अलावा अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रांसफ़र करते हो तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अगर सेम स्टेट में ट्रांसफ़र करोगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन ख़त्म। इस अब सेकंड पे आ जाते हैं। दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड है वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। हैज़ ट्रांसफर सम गुड्स टू ब्रांच, इसने क्या किया कि इसकी ब्रांच को ट्रांसफ़र किया गुड्स, ठीक है। अब उसकी ब्रांच कहाँ पे है, रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, वो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है। सो दैट द गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम द ब्रांच, तो क्या हो इसलिए रखा क्योंकि ताकि वहाँ से गुड्स सोल हो पाए। द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर विदाउट एनी कंसिडरेशन, गुड्स क्या हुआ विदाउट एनी कंसिडरेशन ट्रांसफर हो गया। द कंपनी बिलीव्स दैट द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय इट डज नॉट क्वालिफाई सप्लाई एज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व असर्टेन वेदर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय दामोदर प्राइवेट लिमिटेड टू इस ब्रांच ऑफिस क्वालिफाइड सप्लाई। अब भैया दामोदर सप्लाई है, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड है, इसने क्या किया कि इसकी दिल्ली में एक ब्रांच थी, उसने वेस्ट बंगाल में बेचा, ठीक है। अब पहले हम इसका रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये रिलेटेड पार्टी में फॉल होता है कि यस, हाँ रिलेटेड पार्टी में फॉल हो जाता है, ओके। तो रिलेटेड पार्टी में जब एक दूसरे से आप देते हो तो क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो क्या विदाउट कंसिडरेशन भी दोगे तो क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे, यस। तो इस पर सप्लाई माना जाएगा और इस पर टैक्स का जो है वो एप्लीकेबिलिटी होगा, ठीक है, उसे सप्लाई मानेंगे। अब आ जाते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन पे। पृथ्वी एसोसिएट्स इज इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, पृथ्वी एसोसिएट है वो किस में इंगेज है, टैक्सेबल गुड्स के सप्लाई में इंगेज है, ठीक है। इट क्वालिफाइड्स, इट इंक्वायर्स फ्रॉम इट्स टैक्स एडवाइजर एज टू वेदर एनी एक्टिविटी कैन बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन इन अकॉर्डेंस विद CGST एक्ट। वो पूछना चाह रहा है कि भैया मैं टैक्सेबल मैंने लिया हुआ जीएसटी और मैं टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करता हूँ, ठीक है। वो आपके पास आया टैक्स एडवाइज़र हो आप, ओके, क्या ऐसी एक्टिविटी हो सकती है कि विदाउट कंसिडरेशन भी लग जाए। तो फिर आपको बताना भैया कि कोई परमानेंट ट्रांसफ़र हो गया गुड्स आपका, तो अगर आपने इनपुट टैक्स लग गया तो लग जाएगा। अगर कोई इंपोर्ट कर रहे हो आप सर्विसेज रिलेटेड पार्टी से, आपकी कोई ब्रांच है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में हो रहा है तो हो जाएगा। इसके अलावा अभी हमने, तो इस तरीके का आपको इसको एग्जांपल इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इसके लिए पूरा शेड्यूल जो फर्स्ट है आपको बताना रहेगा, रिलेटेड पार्टी के जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो सप्लाई माने लेंगे। अब इसमें आ जाते हैं हम चौथे पे, क्या हो जाएगा, कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट particular goods or services which attract the highest rate of tax, examine the validity of the statement। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई हमने पढ़ा है, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है कि दो या दो से अधिक गुड्स या सर्विसेज को एक साथ बेचते हैं, बट जिसमें से क्या होता है एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है। तो इसमें हाईएस्ट रेट नहीं लगता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट लगता है।
कंपोजिट सप्लाई में टैक्स रेट जो लगता है वो प्रिंसिपल आइटम का लगता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल पोजीशन इज नेसेसरी फॉर ट्रांजेक्शन टू कंस्टिट्यूट एज ए सप्लाई एक मिनट सॉरी वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पोजीशन इज नेसेसरी फॉर अ ट्रांजेक्शन टू कंस्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या उसका टाइटल ट्रांसफ़र या पोजीशन ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है क्या सप्लाई गुड्स होने के लिए? इसमें हमने एक देखा था कि जैसे यदि हायर परचेस है उसमें टाइटल फ्यूचर डेट में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो फ्यूचर डेट में ट्रांसफ़र हो रहा है उसका टाइटल तो भी उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेते हैं, तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रीड विद शेड्यूल 1 ऑफ द CGST एक्ट। शेड्यूल 1 हमको देखना है, उसमें हमको देखना है कि फॉलोइंग एक्टिविटी सप्लाई मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ठीक है। सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ डिपोट इन मुंबई, बोथ दिस एस्टैब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट। क्या है कि सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स है, उसकी फैक्ट्री है एक दिल्ली में और उसका जो डिपो है वो कहाँ पे है, मुंबई में। बहुत जो एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड है, ठीक है, ओके। अलग अलग स्टेट्स में तो ये हमको पता चल गया कि दोनों क्या है, रिलेटेड है। अब फिनिश गुड सेंड कर रहे हैं दिल्ली से मुंबई में विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो इसको सप्लाई माना जाएगा। यस, रिलेटेड पर्सन से विदाउट कंसिडरेशन है तो इसको सप्लाई माना जाएगा। अब आगे देखते, रमन क्या है, आर्किटेक्ट है चेन्नई में, ओके। उसका जो ब्रदर है वो सेटल्ड है लंदन में, इज़ वेल नोन लॉयर, ओके। उसका भाई है लंदन में है, वेल नोन लॉयर है, मतलब अच्छा इस्टेब्लिशमेंट है, ओके, अच्छा उसका वहाँ पे कामकाज है। रमन हैज़ टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विथ रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट। उसका कोई फैमिली डिस्प्यूट था, उसके लिए उसने उसकी एडवाइस ली। तो हमको इसमें पहले सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों रिलेटेड है। रमन है उसका भाई है, दोनों भाई होते हैं कि नहीं होते, दोनों भाई है, रिलेटेड है कि नहीं है? हाँ, रिलेटेड है, मगर रिलेटेड की डेफिनेशन में नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर ये इन पर डिपेंडेंट होता तो ये हो जाते रिलेटेड, तो रिलेटेड नहीं है तो टैक्स इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। सेकंड, इसमें एक और चीज़ है कि ये फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में नहीं है, इसलिए भी इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस इसमें होता भी तो अगर ये नहीं आ पाता क्योंकि रिलेटेड नहीं है, ओके। अगर इसका भाई लंदन में होता और इसके पे अगर डिपेंडेंट होता तो ये सप्लाई माना जाता, और अगर बिजनेस के लिए भी यूज़ होता तो, ठीक है। अब इसमें है कि वुड योर आंसर भी डिफरेंट इन अबाउ केस रमन हैज़ टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस यूनिट इन चेन्नई, क्योंकि रमन और दोनों एज पर जो डेफिनेशन है एक्ट की उसके हिसाब से मेंबर दोनों रिलेटेड नहीं है, इसलिए बिजनेस में भी यूज़ हो रहा है तो भी इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं 7th क्वेश्चन में। इसमें है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द CGST एक्ट। इसमें हमको बताना है कि शेड्यूल 2 जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से कौन कौन से जो ट्रांजेक्शन है वो क्या कहलाएंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएंगे। तो रेंटिंग हो रही, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका रेंटिंग हो रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि कोई लैंड है, बिल्डिंग है, उसका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको रेंट कर रहे हैं तो क्या मानेगा, उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन केयरिंग ऑन द बिजनेस। गुड्स है वो ट्रांसफ़र कर दिए है या डिस्पोज कर दिए तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफ़र टाइटल इन गुड्स। आपने जैसे कि कोई मशीन है उसको ट्रांसफ़र कर दी सामने वाले को बट उसका टाइटल नहीं दिया, ठीक है, तो टाइटल नहीं दिया तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टेबुलेट दैट प्रॉपर्टी शेल पास एट फ्यूचर डेट। कोई फ्यूचर डेट होगी उसमें ही वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, जैसे कि हायर परचेस है, इस तरह का कोई एग्रीमेंट है जिसमें फ्यूचर डेट पर ट्रांसफ़र होगी तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। आई थिंक इट्स क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स आर सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2, ठीक है। इसमें हमको बताना है कि ये सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। टेम्पररी ट्रांसफ़र आर परमिटिंग यूज ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इस तरह के जो भी प्रॉपर्टी राइट्स यूज़ कर रहे थे उसको क्या मानते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। इसके बाद हम आ जाते बी में, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन आर बॉडी ऑफ पर्सन
टू अ मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश, डिफर पेमेंट और एनी अदर वेल्यूएबल कंसिडरेशन। अनइनकॉर्पोरेट एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, वो क्या कर रहे हैं कि कंसिडरेशन में कोई सप्लाई गुड्स कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई गुड्स बोलते हैं, ठीक है। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स। किसी ने जैसे कि उसमें हमने एग्जांपल देखा था कि कोई क्लॉथ है उस पर वो डाई कर रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, किसी के दूसरे के गुड्स पे कोई प्रोसेस कर रहा है उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, किसी गुड्स का टाइटल ही ट्रांसफर कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। अब आ जाते हैं इसमें 9th क्वेश्चन पे। द गुड्स सप्लाइड ऑन हायर परचेज बेसिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट इन्होंने बोला है सरासर गलत है, ठीक है। तो जो हायर परचेस है वो हायर परचेस क्या कहलाता है, हायर परचेस में क्या होता है, फ्यूचर जो डेट होती है उसमें जो गुड्स होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, इसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट 2017। तो हमको सेक्शन 7 के हिसाब से बताना है इसके अंदर। मिस श्रींती कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर हर रेसिडेंट लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई फ्रॉम मिस्टर राचल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया। द अमाउंट पेड फॉर द शेयर सर्विस इज $5,000। क्या है कि ये कोई कौशिक जी है, उन्होंने क्या किया है कि कोई इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज लिए रेसिडेंट से, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, ठीक है। तो हम जब भी कोई भी इंपोर्ट की कोई सर्विसेज लेते हैं तो उसको क्या मानते हैं, भले इसको आपने उसके लिए पर्पस से भी ली हो, रेसिडेंट पर्पस से भी, मतलब अदर देन बिजनेस के लिए भी लिया हो तो भी उसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे, ठीक है। मिस श्रीगति कौशल रिसीव इंटीरियर डेकोरेशन फॉर हर रेसिडेंट लोकेटेड बांद्रा मुंबई फॉर हर फ्रॉम हर ब्रदर मिस्टर वरुण residing Sydney, wholly dependent on Miss Srinti. Further, Miss Srinti did not pay any consideration for the said service. इसमें क्या हो रहा है कि दोनों क्या है, डिपेंडेंट, जो फैमिली का हम इसमें डेफिनेशन देखते हैं, फैमिली की डेफिनेशन के हिसाब से पहले इसमें फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है कि ये इसमें फॉल हो जाता है क्योंकि ये डिपेंडेंट है, इसका ब्रदर है, ब्रदर इस पर डिपेंडेंट है इसलिए रिलेटेड पार्टी में आ जाएगा, ठीक है। बट क्या हो रहा है कि इम्पोर्ट जो हो रहा है उसको फर्दरनेंस ऑफ बिजनेस में नहीं हो रहा है, बिजनेस में नहीं हो रहा है फर्दरनेंस ऑफ बिजनेस में, दैट्स वाई ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब थर्ड में आ जाते हैं। विल योर आंसर चेंज इफ इन द अबाउ केस मिस श्रीनिति हैज़ टेकन इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस with regard to her business premises and not her resident। अब इसमें क्या हुआ है, इसने किया है कि जो इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज है वो बिजनेस पर्पस के लिए लिए है, बिजनेस पर्पस के लिए लिए है, तो यस बिजनेस पर्पस के लिए लिए है, इम्पोर्टेशन आपने किया है, रिलेटेड पर्सन से किया है, तो इस पर क्या उसको मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। अब नाम आ जाते हैं 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11। डिटरमाइंड वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज अमाउंट टू कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताना है आपको। ए अ होटल प्रोवाइड्स 4 days 3 night पैकेजेस वेयर द फैसिलिटी ऑफ द ब्रेकफास्ट एंड डिनर इज प्रोवाइड अलॉन्ग विद द रूम अकोमोडेशन। तो ये हमने एग्जांपल देखा है, काफ़ी इजी है। एक रूम का अकोमोडेशन के साथ में आपने उसको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट डिनर दिया तो इसको बोलेंगे सप्लाई, इसको कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। एक टूथपेस्ट कंपनी ने ऑफर्ड किया है कि फ्री सोप देगा उसके साथ टूथपेस्ट, ये भी हमने एक एग्जांपल देखा हुआ है, काफ़ी इजी है। इसको क्या बोलेंगे, मिक्स, दोनों को अलग अलग बेचा जा सकता है इजीली काफ़ी, तो भी इनको साथ में बेचा जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, मिक्स सप्लाई बोलेंगे। और इस पर जो टैक्स रेट लग जाएगी वो किसकी लग जाएगी, जो भी इसमें आइटम है उसका, जो इसका भी रेट ज़्यादा है उसका लग जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12। दूम दूम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम टू अकबर रिटेल स्टोर। ठीक है, इसने कुछ आइटम्स इसको बेचे हैं, रेफ्रिजरेटर बेचा है, स्टेबलाइजर बेचा है, इसका जैसे 12% रेट है, रेफ्रिजरेटर का 18% है, एलईडी टेलीविज़न का 12% रेट है बेचा, चलो ठीक है। एयर कंडीशनर बेचा है उसने 28% का रेट है, स्टेबलाइजर बेचा है उसका 12% का रेट है। तो डिमडूम इलेक्ट्रॉनिक्स इशूड अ सिंगल इनवॉइस इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम्स सेपरेटली इन द सेम।
Akbar retail store has given a single check of rupees 1 lakh for all the items as a composite discounted price. State the type of supply and the tax rate applicable in this case. अब ये एग्जांपल दिया हुआ, इसमें क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर दिया, स्टेबलाइजर दिया उसने, एलईडी टेलीविज़न दिया, स्प्लिट एयर कंडीशन और एयर कंडीशनर, ये अलग अलग स्टेबलाइजर दिए उसने। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही तो कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई। उसने बहुत सारे आइटम्स दिए हैं उसने, और एक इन्वॉइस में उसका अलग अलग आइटम्स जो है उसने अलग अलग उसने आइटम्स उसमें ब्रीफ करके लिख दिया कि इसका ये रेट इस तरीके से। तो इस पर जो भी सेपरेट है वो अलग अलग लग जाएगा मनी। आप भी जाते कोई शॉप पे जाते, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम पे जाते, तो आप उसमें जैसे प्रेस ले लेते, उससे आप उससे कुछ भी जैसे कि वॉशिंग मशीन ले लेते, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप भी खरीदते एक साथ। तो उस पर ऐसा नहीं कि कोई उसे मिक्स सप्लाई बोल देते, दे आर नॉट कंबाइनली सेल। वो एक कस्टमर है, वो अलग अलग आइटम्स ले रहा है और उसका एक साथ पेमेंट कर रहा है, तो उस पर जो टैक्स है सब पे अलग अलग का रेट लगेगा। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर, वेरी इजी। इसको कहीं भी आपको मिक्स है कंपोजिट से कहीं पर भी आपको इसको मैच नहीं करना है, इसको कहीं पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें आ जाते हैं नेक्स्ट में, मनी मनी का है, वो क्या है, रजिस्टर सप्लाई है दिल्ली का। ठीक है, हे सप्लाई बी 20,000 पैकेजेस एट 30 ईच टू मुखीजा गिफ्ट शॉप इन पंजाब। ईच पैकेज कंसिस्ट ऑफ 2 chocolates, 2 fruit juices bottle and 1 packet of toy balloons. Determine the GST rate applicable in the case, assuming the rate of GST to be under। क्या हुआ है, मनी मनी का है रजिस्टर सप्लाई दिल्ली में। ठीक है, उसने क्या सप्लाई किया है, 20,000 जो पैकेज है वो 30 ईच का किया है पंजाब में। ठीक है, हर पैकेज में क्या है, 2 चॉकलेट है, 2 फ्रूट जूस बोतल है और पैकेट टॉय बलून्स के। तो क्या इसमें क्या किया है, सबको मिला मिला के बेच दिया है। ठीक है, तो इसमें जो है चॉकलेट की जो रेट है आप देख रहे हैं 18% है, फ्रूट जूस की जो रेट है वो 12% है, और जो टॉय बलून है उसकी रेट है 5%। तो सबसे ज़्यादा जो रेट है वो है चॉकलेट की, तो इस पे जो टैक्स का रेट लग जाएगा सभी पे 18% लग जाएगा। मिक्स सप्लाई में क्या लगता है रेट, सबसे ज़्यादा जिसका भी आइटम का रेट होगा वो रेट लग जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन हरियाणा, इंगेज इन प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज फॉर हैवी स्टील मशीनरी। गगन इंजीनियरिंग रजिस्टर्ड है हरियाणा में, वो इंगेज है प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज में हैवी मशीनरी में। ठीक है, फॉर कैरिंग आउट रिपेयर वर्क, कोई रिपेयर वर्क करवाना था उसको गन इंजीनियरिंग को। सेंड इट्स कंटेनर ट्रक्स इक्विपमेंट विद आइटम्स लाइक रिपेयर equipments, consumer tools, parts from Haryana workshops in on repairing centers located in other states across India where the client machinery are being bought and are repaired। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या है कि गगन का कोई दूसरी स्टेट्स पे उसमें उसका जो भी कुछ ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे उसको भेज के उसको सही कर लेता है, वो उसी का ही एक रजिस्टर ऑफिस है। ठीक है, तो उसको मानते डिस्टिंग हैमर ही क्या है, इस तरीके की जो भी सप्लाई आप कर रहे हो, इसमें एक हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि इस तरीके की सप्लाई को नेगेटिव लिस्ट में जो भी ट्रक है विसल है अगर वो उसमें पैसेंजर के साथ जा रहे हैं रिपेयर सर्विसेज के लिए जा रहे हैं तो ये जो है इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, ये एग्जम्प्ट है, इस पर नेगेटिव लिस्ट में है, इसको सप्लाई नहीं मानते। ठीक है, अब 15 पे आ जाते हैं। पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड एक रिटेल स्टोर है। ठीक है, मर्चेंटाइज लोकेटेड इन 25 स्टेट्स में। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरेंस ऑफ स्टॉक ऑफ मर्चेंडाइज एंड टू अट्रैक्ट कंज्यूमर। ठीक है, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च स्कीम ऑफ बाय वन गेट वन फ्री फॉर द सेम टाइप मर्चेंडाइज। फॉर इंस्टेंस one shirt to be given free for purchase of one shirt। determine how the taxability of goods supply under buy one get one free scheme is determined। इसको हमने पढ़ा है कि बाय वन गेट वन एक्चुअली कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है कि जो 2 गुड्स सेल किए उसका प्राइस है वो एक डिसाइड कर लिया है। ठीक है, दोनों का प्राइस में एक, दोनों का जो आइटम है उसको शामिल कर दिया और एक प्राइस में बेचा जा रहा है। जैसे कि 2 शर्ट्स है, आपको ही पता है कि आप शर्ट्स खरीदते हो तो एक के साथ एक फ्री दिया तो आप भी बोलते हैं कि नहीं 500 का ही है, 500 का ही, तो 1000 रुपये में बोलते हैं कि एक के साथ एक फ्री, जबकि वो एक्चुअली में आपको पता है कि 500 के होता है, दिखता है, कभी कभी डिस्काउंट में मिल जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से, बट कभी कभी हो जाता है कि एक्चुअल में भी हो सकता है डिस्काउंट हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो, बट इसमें अगर अलग अलग 2 गुड्स दे दिए उन्होंने, ओके, अलग अलग गुड्स दे दिए और उनको ऐसे करके बाय वन गेट वन दे दिया तो उसमें आपको टैक्स रेट जो रहेगा वो जिस भी आइटम का ज़्यादा रहेगा वो टैक्स रेट लग जाएगा कि मिक्स सप्लाई में आ जाएगा। इसके बाद आया लास्ट क्वेश्चन है,
Savarna and Sons wishes to start supplying liquor in the state of Tamil Nadu. Therefore, it applies license for selling liquor to Tamil Nadu government for its charge specific fee from it. Examine whether the grant of alcoholic liquor license for the Tamil Nadu government to Savarna and Sons supply. तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा। इसमें क्या हो रहा है कि हमने पढ़ा हुआ है इसमें कि जब भी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि जो लिकर है उसका लाइसेंस वो दे सकती है। इसको नेगेटिव लिस्ट में है माना, इसमें नेगेटिव लिस्ट में है, इसको सप्लाई नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सिंपली लिखेंगे कि दिस इज़ कवर्ड अंडर द नेगेटिव लिस्ट और इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है इसकी हिंट आप जब आपके पास जो मॉड्यूल है उसमें पढ़ेंगे तो आपको इसी तरीके से लिखना है। इसमें जो हिंट दी हुई है कि पहले आपको जो भी, जैसे इसमें आप जैसे आप देखेंगे कि इसमें शेड्यूल जैसे 1 दिया है तो उसको शेड्यूल 1 का रेफरेंस देंगे, पूरा उसका डेफिनेशन लिखेंगे। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। देन आफ्टर आपको आंसर लिखना, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, पहले आपको जो भी एक्ट है उसके हिसाब से आपको पहले समझाना है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि क्या है कि जब आप किसी क्लाइंट को भी समझाते हैं, आगे आप मैं आपको फ्यूचर की बता रहा हूँ, जब आप किसी क्लाइंट को भी समझाते हो तो क्या होता है कि आपको उसे डायरेक्ट जरूरी नहीं आप आंसर बता दें, हमेशा आपको उसे एक्ट की भाषा में बताना है। एक्ट की भाषा में कि एक्ट के अनुसार ऐसा ऐसा होता है, इसलिए आपके केस में ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम में भी ऐसे लिखेंगे तो मार्क्स सही ढंग से आपको मिलेंगे। बहुत बार होता है एग्ज़ाम में लिख के आते हैं हमने सही लिखा था, आपने सही लिखा था, यस यू आपने सही लिखा था, मगर आपने सही ढंग से नहीं लिखा था। ओके, तो आपको सही ढंग से भी लिखना है, सही तो लिखना ही पर सही ढंग से भी लिखना है। आपको पहले जो भी क्वेश्चन पूछा है उसकी हिसाब से आपको सब डेफिनेशंस लिखनी है। जैसे कि हमने रिलेटेड पार्टी का देखा था तो हमको अब लिखना है कि यस इस पर जो इसके एक्ट है उसके हिसाब से जो इसकी जो डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से फैमिली की ये डेफिनेशन होती है कि स्पाउस एंड ब्रदर फैमिली, स्पाउस एंड उसके जो बच्चे होते हैं वो फैमिली में आते हैं। इसके अलावा जो उसके पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड्स पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स रिलेटेड कहलाते हैं, वो होली एंड मेनली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आपने इतना लिख दिया। फिर दिन आफ्टर आपको लिखना है कि वो इस जो है इसमें इसके अंदर क्या है कि इसका ब्रदर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये रिलेटेड में नहीं आ रहा है, इसलिए सिंस इसमें नहीं आ रहा है इसलिए ये टैक्सेबल, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूरा कवर करना है। आपको 3 भागों में इस तरीके से क्वेश्चन कवर करना है। पहले डेफिनेशन देना है, देन आफ्टर आपको जो उसने लिखा है क्वेश्चन आपको लगभग उसको ही रिपीट करके तोड़ मोड़ के लिखना है। देन आफ्टर आपको कंक्लूजन लिखना है। आपको इससे आपको मार्किंग जो होगी आपको हाई से हाई होगी। आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा लेक्चर्स। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।